एवरीवन। तो आज हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस कोई दो रेफरेंस फ्रेम, यानी आपके पास दो रेफरेंस फ्रेम है एस और एस डैश, ठीक है। एस डैश जो है वो एस के रिस्पेक्ट में एस से दूर जा रही है वी वेलोसिटी, वी वेग से एस से दूर जा रही है। ऐसी स्थिति में हम ये पता लगाना चाहते हैं कि कोई पॉइंट है, बिंदु P या कोई पार्टिकल है कण P, वो उसके इन दोनों के सापेक्ष जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, निर्देशांक एस फ्रेम में उसके कोऑर्डिनेट निर्देशांक x, y, z और t है। यहाँ x, y, z तो स्थिति पोजीशन के निर्देशांक है और t समय यानी टाइम कोऑर्डिनेट है। और एस डैश फ्रेम में इसी पॉइंट को अगर कोई ऑब्जर्व खड़ा होकर देख रहा है, ओ डैश पे बैठा हुआ है, तो उसके लिए इसके निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट्स x डैश, y डैश, z डैश और t डैश है। तो इन दोनों फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स के बीच में जो रिलेशन होता है वही ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यानी रूपांतरण समीकरण कहलाता है, ठीक है। तो लॉरेंस से पहले गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन भी थे, लेकिन उसमें कुछ कमियां थी, इस वजह से लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकाले गए और उसकी आवश्यकता पड़ी। तो वी विल सी, हम देखते हैं कि कैसे ये होगा। तो सपोज कि आपका जो P है ना, एक सोर्स है, वो आपने O पे रखा हुआ है, सोर्स ऑफ लाइट रखा हुआ है जिससे लाइट वेव निकलती है, ठीक है। और वो P पे पहुंचता है धीरे धीरे चल के। तो ऑब्जर्वर, जो एक ऑब्जर्वर प्रेक्षक है जो S फ्रेम में है और दूसरा ऑब्जर्वर जो S डैश फ्रेम में है, उसके लिए इस सोर्स से पॉइंट P तक वेव के पहुंचने का जो टाइम है वो अलग अलग होगा, ठीक है। ऑब्जर्वर जो फ्रेम S में है, पॉइंट O पे बैठा हुआ है, उसके लिए वो टाइम T होगा, जबकि एक और ऑब्जर्वर जो O डैश पर है, जो फ्रेम S डैश में है, उसके लिए टाइम T डैश होगा, ठीक है। और पॉइंट P के जो पोजीशन वेक्टर है, स्थिति सदिश, फ्रेम S के लिए वो R है और फ्रेम S डैश के लिए वेक्टर R डैश है। तो हम इनके ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे। तो जब फ्रेम S में बैठे हुए ऑब्जर्वर के लिए उस वेव को, लाइट वेव को, प्रकाश तरंग को O से P तक पहुंचने में कितना समय उसको लगता है, कितना वो प्रेक्षित करता है, ऑब्जर्व करता है, वो समय है फ्रेम S वाले ऑब्जर्वर के लिए T बराबर OP अपॉन, क्योंकि लाइट है तो लाइट की स्पीड c होती है, तो T इज इक्वल टू OP अपॉन c। ये फ्रेम S वाले ऑब्जर्वर के लिए है। और हम आसानी से, क्योंकि हमारे पास निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इस दूरी यानी वेक्टर R की, वेक्टर का मैग्नीट्यूड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अंडर रूट लिख सकते हैं अपॉन c, ठीक है। तो इससे हम आसानी से दोनों साइड स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे, तो हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर t स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। अब S डैश में बैठे हुए ऑब्जर्वर के लिए वही वेव जो O से निकली है, वही लाइट वो अब P तक पहुंचती, तो O डैश में बैठा हुआ ऑब्जर्वर टाइम कुछ और नोट करेगा। तो उसके लिए टाइम क्या होगा, वो होगा O डैश P, क्योंकि उसके लिए डिस्टेंस O डैश P है अपॉन स्पीड तो लाइट की हर जगह सेम रहती है, तो O डैश P अपॉन C। अब यहाँ O डैश P ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट उसके x डैश, y डैश, z डैश है, तो x डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर प्लस z डैश स्क्वायर अपॉन c होगा। अगेन इसको भी हम स्क्वायर करके सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें मिलता है x डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर प्लस z डैश स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर t स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। ओके, नाउ हम इस दोनों में t डैश स्क्वायर होगा, तो हम दोनों में ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज करेंगे। अब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो थी, इट डज नॉट फिट, वो यहाँ फिट नहीं होती है, वो सेटिस्फाई नहीं कर पाती इक्वेशन को। तो इसलिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन मैं उसकी भी लिख देती हूँ एक बार। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या है, मैं यहाँ साइड में लिख रही हूँ। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है x डैश इज इक्वल टू x माइनस v t, क्योंकि ये जो फ्रेम S डैश है वो S के रिस्पेक्ट में
सिर्फ एक्स डायरेक्शन में v स्पीड से मूव कर रही है, इसलिए x कोऑर्डिनेट ही चेंज होगा। y डैश इज इक्वल टू वाई, z डैश इक्वल टू z और t डैश इज इक्वल टू t। ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, लेकिन जब हम इन वैल्यूज को यहाँ पुट करते हैं तो हमें रिजल्ट सेटिस्फैक्टरी नहीं मिलता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, टाइम के ट्रांसफॉर्मेशन में एक टर्म और ऐड कर देते हैं kx। ये ट्रांसफॉर्मेशंस हम यूज करते हैं, ठीक है। ये संशोधित रूपांतरण हम इसको कह सकते हैं, ठीक है, मॉडिफाइड ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन का मॉडिफाइड ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 2। ओके, तो मैंने यहां रखा x डैश को x माइनस वी टी, y डैश तो y ही है, z डैश z है, c स्क्वायर, t डैश की वैल्यू मैंने रखी t प्लस के एक्स का स्क्वायर। अभी सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब कैसा आया, एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर, ए प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर करना है तो माइनस 2vxt प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां भी सी स्क्वायर इंटू इसका होल स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2k एक्स टी। ये आपकी ओवरऑल इक्वेशन आ जाती है, राइट। अभी हम क्या करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। कंपैरिजन करेंगे दोनों इक्वेशन का। इसको मैं नाम देती हूँ इक्वेशन नंबर 3। तो अगर मैं इस इक्वेशन में इस इक्वेशन को कंपेयर करूं 3 और 1 को, मतलब या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि 1 का यूज मैं 3 में करें। कैसे करें मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ। मैं टर्म्स को एक बार रीअरेंज करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अलग ले लिया मैंने। उसके अलावा क्या बचा, वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2vxt। ओके, और इधर क्या बचा आपका, इधर सी स्क्वायर टी स्क्वायर अलग निकाल लिया तो उसके बाद बचा के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2k एक्स टी, ठीक है ना। ये होता है। तो जब हम कंपेयर करते हैं इसको, ये 3 ही है, इस 3 को ही मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से मतलब रीअरेंज करके टर्म्स को लिख दिया, कुछ भी क्या। तो ये और ये तो बराबर है इक्वेशन 1 के हिसाब से, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू सी से, तो ये तो एक तरह से आप हटा ही सकते हो। इसके अलावा बची हुई जो टर्म्स है ना, उसमें एक टर्म ऐसी है जिसमें दोनों में 2 आ रहा है और एक टर्म ऐसी है जिसमें दोनों में स्क्वायर वाली टर्म है। तो ऑब्वियसली वो टर्म्स भी आपस में बराबर होनी चाहिए। हम उस लॉजिक से इसको हम क्या कर सकते हैं, अच्छा यहाँ सी स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा ये, तो अगेन आप सी स्क्वायर को दोनों के साथ अलग अलग भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो कहने का मतलब है कि सी स्क्वायर टी स्क्वायर यहाँ तो कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है तो ये वाली टर्म चली गई। अभी हमारे पास बचता है इज इक्वल टू सी स्क्वायर के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2k सी स्क्वायर एक्स टी। तो हम देखते हैं कि एक टर्म पूरी स्क्वायर में, एक टर्म पूरी 2 कोफिशिएंट वाली है। तो इसका मतलब हम इन 2 वाली टर्म्स को आपस में इक्वेट कर सकते हैं और इनको आपस में इक्वेट करते हैं। कुल मिला के यही मतलब हुआ आपका। तो आप दोनों में से किसी को भी इक्वेट करके और जो k है उसकी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो जैसे हम इसको इक्वेट कर देते हैं, तो अगर इसको इक्वेट करें, क्योंकि ये तो स्क्वायर वाली टर्म है तो k पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी होगा तो स्क्वायर में तो पॉजिटिव ही आएगा ना, इसलिए तो हम इसको इक्वेट करेंगे तो हमें पता लगेगा पॉजिटिव नेगेटिव क्या है। ओके, तो मैं यहां कर रही हूँ इसको इक्वेट। जिन दोनों में 2 कोफिशिएंट है वो टर्म्स ऑब्वियसली आपस में बराबर होंगी, ठीक है। तो माइनस 2vxt इज इक्वल टू 2k सी स्क्वायर एक्स टी। ओके, एक्स टी दोनों साइड कैंसिल हो गया, 2 दोनों साइड कैंसिल हो गया, तो k क्या आता है आपका माइनस v अपॉन सी स्क्वायर। ओके, ये k वो ही कॉन्स्टेंट है जो हमने यहां एक्स्ट्रा टर्म में ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के लिए लिया था। ओके, तो अब हम इस k की वैल्यू पुट कर दे तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन वाली इक्वेशन मिल जाता है, ठीक है। तो ये मॉडिफाइड ट्रांसफॉर्मेशन है,
इसमें मैं k रख रही हूं, तो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन आता है x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी, y डैश इज इक्वल टू y, z डैश इज इक्वल टू z और t डैश इज इक्वल टू t प्लस kx, लेकिन k नेगेटिव है तो यहाँ ओवरऑल माइनस साइन आ जाएगा, k की वैल्यू v बाय सी स्क्वायर और ये जो x था। तो हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशंस आती हैं जो कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में थोड़ा मॉडिफिकेशन करके मिलती है। ठीक है, अभी ये वैल्यू आपका जो इक्वेशन 3 था उसमें आप वापस पुट कर दो, इसको तो हटा दो, अब ये तो अपन ने सॉल्व करने के लिए ली थी। ये वैल्यू k की आप वापस जो इक्वेशन 3 आपने निकाला था पूरा सॉल्व करके, ब्रॉडन करके या पूरे ब्रैकेट्स को पूरा सॉल्व करके, वहां पर आप k की ये वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, तो k की वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या आता है इसमें। k की वैल्यू ये वाली, तो यहाँ आता है 3 में रख रही हूं मैं, k की वैल्यू 4 से 3, तो एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2vxt प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू, सभी को सेपरेट कर रही हूँ मैं, सी स्क्वायर को सबके साथ कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई करती जा रही हूं मैं, तो सी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और के स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, इसका होल स्क्वायर, तो माइनस है लेकिन स्क्वायर होके पॉजिटिव ही आ जाएगा, तो वो होगा v स्क्वायर अपॉन सी रेज टू द पावर 4, क्योंकि c का ऑलरेडी स्क्वायर था, प्लस 2k की वैल्यू माइनस v बाय सी स्क्वायर x t और एक सी स्क्वायर इसमें यहाँ भी मल्टीप्लाई, क्योंकि ब्रैकेट खोल रहे हैं। फर्दर इसको एक सी स्क्वायर इसमें से चला जाएगा, एक सी स्क्वायर बचेगा, यहाँ भी ये सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस साइन आगे शिफ्ट हो जाता है आपके। ठीक है, सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इससे आपको क्या मिलता है, इससे वही है कि एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है उसको हम देख लेते हैं कि इधर भी एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म है और इधर भी एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म। तो जो भी चीजें हम कॉमन ले पाते हैं, आप देखो माइनस 2vxt है, इधर भी कुल मिला के माइनस 2vxt बचा, तो दोनों साइड से ये तो कैंसिल हो गया, कुल मिला के हम इस पूरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर वाला ये है इसको इधर भेज देते हैं, क्योंकि यहाँ भी एक्स, और टी स्क्वायर वाले टर्म को दूसरी साइड भेज देते हैं। ओके, तो मैं ला रही हूं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इधर से वी स्क्वायर डी स्क्वायर, इधर बाकी दोनों ये वाली टर्म तो मैंने इधर भेज दी, ये कैंसिल हो गई, तो सी स्क्वायर डी स्क्वायर, इसके साथ में सी स्क्वायर डी स्क्वायर, इसके साथ में माइनस वी स्क्वायर टी स्क्वायर डी स्क्वायर। इज दैट ओके? वापस बताती हूँ एक बार, थोड़ा मेसी हो रहा है, 2vxt से 2vxt दोनों साइड कैंसिल हो चुका है, तो आपको आप इसको हटा सकते हो। ठीक है, ये कैंसिल होने के बाद सिर्फ एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर बस स्क्वायर बचा, तो मैंने क्या किया है, इसको इधर भेज दिया, तो यहाँ माइनस आ गया, इधर आके माइनस हो गया, और इस वी स्क्वायर डी स्क्वायर को इस साइड भेज दिया, बस। ओके, तो ओवरऑल हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो है फर्स्ट और सेकेंड टर्म में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो बचा 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ओके, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों में से भी हम टी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचता है, अच्छा ऐसा करते हैं सी स्क्वायर डी स्क्वायर पूरा ही कॉमन लेते हैं, तो सी स्क्वायर डी स्क्वायर, तो ये बचेगा 1 और माइनस अगेन यहाँ पे वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल ये वाली इक्वेशन हमें मिलती है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि हमें ट्रांसफॉर्मेशन करते टाइम ये एक्स्ट्रा टर्म, ये एक्स्ट्रा कोफिशिएंट हमें यूज करना पड़ेगा। तो जो हमारे मॉडिफाइड ट्रांसफॉर्मेशन आए थे जिसमें k की वैल्यू हमने पुट की थी,
उसमें अब ये एक्स्ट्रा टर्म और जाएगी, एक्स्ट्रा टर्म और डिवाइड करनी पड़ेगी, तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। कि ये इक्वेशन तो एक्स डैश वाली अगर है तो तभी सेटिस्फाई होगी। अगर मैं इसको एक्स डैश और टी डैश लिखना चाहूं तो ये कैसे आई है, एक्स डैश को एक्स माइनस टी और टी डैश को टी प्लस के एक्स रख के, जहां के की भी वैल्यू में पुट की, लेकिन वो ठीक है, लेकिन साथ में ये एक्स्ट्रा टर्म आ रही, तो इसको नलिफाई करने के लिए, इसको हटाने के लिए अपने को इसको वैल्यू को, ये तो स्क्वायर में, तो इसके अंडर रूट से डिवाइड करना है, यानी जो मॉडिफाइड फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन है जिसको हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, ठीक है, वो क्या होगा कि एक्स डैश एक्स माइनस वी टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ दिस एक्स्ट्रा टर्म 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर। उससे क्या होगा, जब आप एक्स डैश स्क्वायर करोगे, आप देखो तो वो क्या आएगा, इसका होल स्क्वायर, जैसे कि यहां आया तो फिर हमने सॉल्व किया, साथ में अपॉन ये, तो ये और इसका स्क्वायर हो गया, दोनों कैंसिल हो गया, हमें ओवरऑल रिजल्ट फेवरेबल या डिजायर्ड रिजल्ट तभी मिलेगा, ठीक है। तो हमने जो मॉडिफिकेशन निकाला है पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके निकाला है, ठीक है ना, कि क्या मॉडिफिकेशन होना चाहिए था, ऐसे ही नहीं लिख रहे हैं, इसके पीछे रीजन है, लॉजिक है, सिंपल एक मैथमेटिकल लॉजिक है कि हमें कोई इक्वेशन करेक्ट या सेटिस्फाई करनी है तो वो ऐसे ही होगी, ठीक है। और y डैश में तो कोई चेंज होता ही नहीं है, z डैश में भी नहीं होता है, t डैश में भी वही होगा, t प्लस के एक्स, तो k की वैल्यू निकाल के हमने वैसे ही रख लिया, v माइनस वी एक्स बाय सी स्क्वायर अपॉन, अगेन इसमें भी 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर अंडर रूट वाला ये फैक्टर लगेगा, इसी से आपकी इक्वेशन बैलेंस हो पाएगी। आई थिंक दिस इज इक्वेशन नंबर 6, ओके। तो ये मॉडिफिकेशन हमें करना पड़ता है, ऑलराइट। और कई बार ये 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर को गामा लिख दिया जाता है, ठीक है। अगर ये रख देते हैं तो क्या होगा, तो ये मॉडिफिकेशन कैसा हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन कैसा हो जाएगा, गामा इंटू एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इज इक्वल टू वाई, जेड डैश इज इक्वल टू जेड, और टी डैश इज इक्वल टू गामा इंटू टी माइनस वी एक्स बाय सी स्क्वायर। ये आपका मॉडिफाइड फॉर्म, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से इस पूरे फैक्टर को हम गामा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है फाइनल, ठीक है। और अगर आप x का ट्रांसफॉर्मेशन लिखना चाहते हैं x डैश में, ये अगर आप x का लिखना चाहते हैं कि x डैश y डैश z डैश की टर्म में x y z t लिखना चाहते हैं, तो वो होता है x इज इक्वल टू, गामा तो वैसे का वैसे रहेगा, ध्यान रखने की बात है आपको, और x डैश माइनस वी टी डैश, ओके, सेम है, माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा क्योंकि x डैश से x का हो रहा है, हम इसको दबे दोगे तो पॉजिटिव आएगा, इसलिए ओवरऑल रिजल्ट में प्लस आता है, और y डैश इज इक्वल टू y, z डैश इज इक्वल टू z, और यहां भी वही होगा, t डैश इज इक्वल टू गामा t प्लस t डैश प्लस टी डैश प्लस वी एक्स डैश बाय सी स्क्वायर। तो इसमें तो हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया x से x डैश में, इसमें x डैश से x में, t डैश से t में हमने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखी है, ठीक है। तो मेनली इंपॉर्टेंट यही होता है, इसी से ये डिराइव हुआ, ठीक है। तो ये है आपके ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। आप जो मैंने सेकेंड वाले ट्रांसफॉर्मेशन लिखे हैं, ये वाले, इनको भी ऐसे लिख सकते हो उसी फॉर्म में कि भाई जो x है वो x डैश की टर्म में कैसे लिखे जाएंगे कि x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी टी डैश अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, y डैश इज इक्वल टू y इज इक्वल टू y डैश, z इज इक्वल टू z डैश, एंड t इज इक्वल टू गामा को 1 वो वाला लिख देंगे, और t डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर
डिवाइडेड बाय वो गामा वाली वैल्यू √1 माइनस b² बाय c²। तो ये भी आपका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन आप कह सकते हो, ये x डैश और x और x डैश का, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, लॉरेंस रूपांतरण समीकरण, इस तरह से हम डिराइव कर सकते। थैंक यू।